कैंपटी क्षेत्र में जंगलों में एक बार फिर आग का तांडव देखा जा रहा है। आग इतनी भीषण है कि अब वो शहर की ओर बढ़ने लगी है, जिससे लोगों में दहशत है। लोगों के मुताबिक कई बार आग की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे दी गई है, लेकिन ना तो वक्त पर फायर सर्विस पहुंची है, ना ही वन विभाग की तरफ से आग बुझाने की कोई कोशिश शुरू की गई है। लोग काफी परेशान हैं और जिस तरीके से जंगल की आग शहर की ओर बढ़ रही है, उनके मकान भी अब खतरे की जद में आ गए हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घर को छोड़कर बाहर और पलायन करने को मजबूर हैं। बहुत बढ़िया। कैंपटी क्षेत्र की तस्वीरें देख रहे हैं आप। लोग अपने घरों में खड़े होकर परेशान हैं। फायर ब्रिगेड से लगाए वन विभाग के लिए जो हेल्पलाइन जारी की गई है, उस पर लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन होता नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, ग्रामीण इलाकों में आग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान किसानों को हो रहा है, क्योंकि हर रोज खेतों में खड़ी फसल आग की घटनाओं के सामने आने के बाद झुलस रही हैं, खाक हो रही है। आपके सामने तांडव की 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर जालौन के बिरगुआ चमारी गांव की है, जहां आग की चपेट में आने से 100 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। साथ में आग में एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी झुलस गया। वहीं दूसरी तस्वीर अमेठी जिले की है। यहाँ की कमरौली थाना क्षेत्र के मधुपुर गांव में गेहूं की फसल में आग लग गई, कई बीघा फसल जलकर खाक हो गई। तो वहीं तीसरी तस्वीर ग्रेटर नोएडा की भी है। यहाँ भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। आग की चपेट में आने से फसल जो सूखी थी, पकी थी, कटने के लिए तैयार थी, आग के हवाले हो गई और हवा तेज होने की वजह से इतनी विकराल होती चली गई कि बीघों जमीन ऐसे ही आग की चपेट में आती चली गई। और वहीं लखीमपुर खीरी में 2 अलग अलग जगहों पर आग लगने से 1 दर्जन घर जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। आग की पहली तस्वीर थाना फूल बहेड़ इलाके के सिसौरा गांव की। यहां अचानक आग लगने से 6 घर जलकर खाक हो गए। साथ ही पोल्ट्री फार्म में भी आग लगी, हजारों मुर्गियां जल गईं। दूसरी तस्वीर निघासन थाना इलाके के टॉपरपुरवा की है। यहां पर भी आग की चपेट में आने से आधा दर्जन से ज्यादा घर जल गए। जब सूचना पर मौके पर अधिकारी पहुंचे तो आग से हुए नुकसान के आकलन करके मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। शाहजहांपुर से बड़ी खबर, जहां ट्रांसफार्मर में आग से हड़कंप मिल गया है। रोजा पावर हाउस के पास ट्रांसफार्मर में आग लगी। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया है। ट्रांसफार्मर में आग लगने से बिजली सप्लाई भी ठप है। तो शाहजहांपुर से ये तस्वीरें, जहां आग के अलग अलग प्रकार से तांडव मचाती हुई इन तस्वीरों को देखिए, अंदाजा लगाइए कि अभी अप्रैल का महीना है, जून, मई, ऐसी गर्म महीनों का तो अभी इंतजार, शुरुआत होनी बाकी है। बावजूद इसके शाहजहांपुर में ट्रांसफार्मर में आग लगी। यहां गनीमत ये रही कि कम से कम वक्त रहते फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर इस आग पे काबू पा लिया। आगे बढ़ते हैं। हाथरस में 2 पक्षों में हुए विवाद में दबंगों ने सरेआम फायरिंग करके दहशत फैलाई। फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में एक शख्स तमंचे से फायरिंग करता हुआ नजर भी आ रहा है, देखेंगे आप। ये देखिए, बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन में ये पूरा मामला शुरू हुआ था, लेकिन बढ़ते बढ़ते इस अंजाम तक पहुंचा। अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है। कार्रवाई की बात करती पुलिस नजर आ रही है। कोतवाली सदर पर सूचना प्राप्त हुई कि एहन वाली वैद गली में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी व मारपीट हो गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है। जानकारी करने पर पता चला कि भूपेंद्र द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सचिन गौतम के पिता के साथ माफी का हवाई फायरिंग की गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहा है। मामला प्रतापगढ़ का है। यहां प्रधान पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन कराने पहुंचे समर्थकों की दबंगई देखने को मिली। नामांकन स्थल पर जब पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर समर्थकों को टोका, तो दबंग समर्थक पुलिस कर्मियों से भिड़ गए, वर्दी उतरवाने की धमकी देने लगे।
पुलिस से उलझते दबंगों का वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें वो पुलिस कर्मियों को साफ साफ धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। कितना वर्दी दे दी तो कितना शाहजहांपुर के सदर बाजार में युवकों का हंगामा देखने को मिला। पानी की टंकी पर चढ़ के युवक प्रदर्शन करने लगे। अपनी मांगों को लेकर ये टंकी पर चढ़े और इनकी संख्या 9 युवक हैं, जो प्रदर्शन को लेकर मौके पर पुलिस फोर्स भी पहुंच गई है और सदर बाजार इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 9 युवक अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़ गए हैं। अब यहाँ पर पुलिस मौजूद है, कोशिश की जा रही है कि इन्हें सुना जाए। सबसे पहले तो टंकी से नीचे उतारा जाए, बातचीत की जाए, मामला सुलझाने की कोशिश में विभाग लग रहा है। और किसान आंदोलन को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसी को लेकर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाम लगा दिया गया है। एक्सप्रेसवे पर ही किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों के प्रदर्शन की जानकारी के बाद एडीएम शैलेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की। प्रशासन के मुताबिक जल्द ही एक्सप्रेसवे खुलवा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा की तरफ से भी किसान ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर जाम करने के लिए पहुंच गए। कृषि कानून के विरोध में किसानों ने सिरसा टोल प्लाजा के पास भी प्रदर्शन किया है। जाम क्या है तो हमारी मजबूरी है, जो हमारी कौन थी आज केएमपी बंद करने की, तो उसी क्रम में जो है हमने यहाँ पे डासना में जाम किया है। कब तक जाम रहेगा? ये कल 8 बजे तक रहेगा। 4 महीने होने की स्थिति है और सरकार सुन नहीं रही, तो इसीलिए ये कार्यक्रम देना पड़ा। बहुत दिन हो गया, सरकार सुन क्यों नहीं रही, क्या वजह है? नहीं तो सरकार को पता होगा, हम अपना आंदोलन कर रहे, सरकार चुनाव में व्यस्त है। हम इस समय मौजूद हैं ईस्टर्न पेरिफेरल पे। हम आपको दिखाते हैं कि किसानों ने 24 घंटे के लिए अब ईस्टर्न पेरिफेरल को जाम किया है, चक्का जाम किया। किसानों का ये कहना है कि अब 24 घंटे से पहले हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार अब 24 घंटे तक अगर वाहनों की आवाजाही की बात करें तो कोई भी वाहन इस रास्ते से आ जा नहीं सकता। हालांकि जो गाजियाबाद के एडीएम सिटी हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, इनसे बात करते हैं कि किसानों से इनकी क्या वार्तालाप हुई, क्या बातचीत हुई और किसानों का अभी क्या कहना है। सर ये बताइए, किसानों का अभी क्या कहना है? किसानों का तो ये कहना है कि 24 घंटे से पहले हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। क्या आपकी कोई बातचीत हुई है किसानों से? देखिए, चूँकि हम लोगों को जैसे ही जानकारी मिली है, हम लोगों ने इसको प्रॉपर रूट डाइवर्जन कर दिया है, जिससे कि किसान को मतलब जो भी इस पे ट्रैफिक है उसको कोई प्रॉब्लम ना आने पावे। दूसरा है कि इनके टॉप लेवल पे बात चल रही है, विश्वास है कि जल्द ही संवाद के जरिए हम समाधान निकाल लेंगे। सर किसान तो अपनी बात पे अड़े हुए हैं, उनका तो साफ तौर पे कहना कि 24 घंटे से पहले चाहे कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कई बार ऐसे कह चुके हैं, लेकिन मैं मना लेता हूँ, अभी मना लूंगा, ये विश्वास। देखिए एडीएम सिटी गाजियाबाद थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि किसानों से बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रही है और जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से मना कर हटा दिया जाएगा। यही प्रदेश प्रवक्ता हैं हमारे साथ पवन खटाना जी, इनसे बात करते हैं। पवन जी, किस समय से किस समय तक बैठने का यहाँ पर आपने अल्टीमेटम दिया है प्रशासनिक अधिकारियों को? आज तो संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर यहाँ पर 24 घंटे का केएमपी का जाम है। हमारा कुंडली पलवल मानेसर वाला जो टोल है वो है हाईवे, इसको पूरी तरीके से 24 घंटे हम जाम रखेंगे। पवन जी एक बात बताइए कि आप पहले भी केएमपी आप लोगों ने जाम किया है और कई बार देखने को मिला कि कई बार आप लोग कहीं कहीं बैठे हैं, लेकिन इतना लंबा समय पहले नहीं रखा। आप लोगों का ये कहना था कि पब्लिक को पहले परेशानी आती है, लेकिन अब 24 घंटे के लिए, तो 24 घंटे तो बहुत होते हैं। हम भी तो परेशान है ना। हमें 5 महीने हो गए, हम 5 महीने से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और अगर हम 5 महीने से पूरी तरीक़ा से रोड पर हैं तो हम अपनी पब्लिक से ये समर्थन चाहते हैं कि वो भी एक दिन के लिए वो भी परेशान होकर के इस देश की सरकार को जगाने का काम करें ना। ये थे प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के पवन खटाना, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, जिसकी वजह से हमने 24 घंटे का ये केएमपी जाम किया है। अभी सरकार अगर हमारी बात जिस तरीके से नहीं मान रही है तो अभी 24 घंटे के लिए बंद किया है। आगे आने वाले समय में इस आंदोलन को और भी तेज करने की बात की जा रही है। वहीं अगर हम आप गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए, मैं शक्ति सिंह।
उधर वाराणसी में कोविड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना को लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आज से नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब बाबा के गर्भगृह में आम जनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अब सिर्फ परंपरागत पुजारी ही पूजा करेंगे, जबकि श्रद्धालु सिर्फ झांकी के ही दर्शन कर सकेंगे। मंगला आरती के टिकट बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। साथ ही मंदिर में आने वाले हर एक शख्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही मंदिर परिसर में उनको प्रवेश मिल पाएगा। कोरोना से जुड़ी लखनऊ से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां ऐशबाग जंक्शन पर लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन की तस्वीर डराने वाली है। इस ट्रेन में भारी भीड़ कोविड गाइडलाइन को ताक पर रखते हुए ये ट्रेन यहां पहुंची है, जिसे देखकर लगता है मानो लोगों को ना ही कोरोना का खौफ है, ना ही रेलवे प्रशासन की नजर इन हालातों पर है। मतलब सिचुएशन ये है कि ट्रेन में वॉशरूम के अंदर लोग बैठकर मुंबई से लौटे हैं। मास्क कौन पूछे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे संभव है, और किसी भी सूरत में वायरस की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग सकती। लेकिन जो तस्वीर है वो आपके सामने रखना हमारा काम है। देखिए, जहां पे कैमरे को आते देख कुछ लोग मास्क लगा ले रहे हैं, लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग कैसे पॉसिबल है? आप सोचिए जरा, जहां वॉशरूम में भी लोग बैठे रहेंगे, साफ सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना का डर जिसे देखकर कोई ज्यादा वक्त नहीं बीता है। पुरानी तस्वीरें मानो याद सी आ रही। नोएडा के जिला अस्पताल में वैक्सीन नहीं है, जिसके चलते यहां लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। लापरवाही भी हो रही है। ऐसे में सवाल यह है कि इतने मुश्किल दौर में बिना वैक्सीन कैसे मिलेगा इलाज? कैसे दे पाएंगे कोरोना को मात? संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, लेकिन अस्पतालों में जिस तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना की जारी गाइडलाइनें यहां ध्वस्त होती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त हम नोएडा के जिला अस्पताल में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि ना तो यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही जो गाइडलाइन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए प्रशासन और सरकार ने जारी की हैं, वो दिखाई दे रही है। साथ ही जो लोग वैक्सीन का टीका लगाने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। यानी अगर जिले के जिला अस्पताल में वैक्सीन नहीं है तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्या वैक्सीन इन लोगों को मिल नहीं रही है या फिर ये लोगों को लगाना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। ठीक, आप लोग भी वैक्सीन लगवाने ही आए हैं? कहाँ से आए हैं? हम सेक्टर 45 से आए। तो क्या कहा जा रहा है आप लोगों से? मेरे वैक्सीन खत्म होगी, मंडे को आना। यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नोएडा में जो कोरोना की गाइडलाइन है वो कहीं ना कहीं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां पर प्रशासनिक अमले के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है, वहां पर नियमों की अनदेखी हो रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो निजी संस्थान हैं और जो सड़कें हैं, जो मॉल हैं, वहां पर नियमों की अनदेखी किस तरह हो रही होगी, ये तो आप इन तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। हमीरपुर में भी कई जगह वैक्सीन खत्म हो चुकी है, जिसके चलते समस्या बढ़ रही है। यहां कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन ना होने के चलते कई जगहों पर टीकाकरण नहीं हो पा रहा है। तो जहां खुद पीएम ने कहा कि टीकाकरण उत्सव मनाएं, लेकिन इस उत्सव में लोगों का शामिल होना कैसे संभव है जब ऐसे ताले मिलेंगे टीकाकरण बूथ पर? और टीकाकरण बूथ में ताले मिलेंगे ही मिलेंगे जब स्टॉक नहीं होगा वैक्सीन का। तो ये सारी तस्वीरें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो लगातार अगर आप देख रहे हो तो आपके समझ में आ जाएगा। कोरोना का बढ़ना, टीकाकरण के लिए लोगों का बूथ पर आना और ये बूथ पर लगा ताला काफी कुछ बताता है। तो ऐसे में टीकाकरण उत्सव आम जन के लिए मनाना और उसमें सहभागी बन पाना कैसे संभव होगा? जरा देखिए, अभी नोएडा की तस्वीर आपको दिखाई, हालात हमीरपुर के, जहां पर तालेबंदी है, ताला लगा हुआ है टीकाकरण बूथ पर, क्योंकि स्टॉक नहीं है, वैक्सीन है नहीं, तो लगाएंगे क्या?
और ऐसे में आम लोग कोरोना के डर से रुख कर रहे हैं ऐसी जगहों पर कि चलिए भाई टीकाकरण कराइए। जो लोग बहुत सेंसिटिव हैं, जिन्हें ज्यादा डर है, वो रुख कर रहे हैं, लेकिन टीकाकरण बूथ पर ताला मिल रहा है। दो तस्वीरें तो कम से कम लगातार यही बता रही हैं, नोएडा और हमीरपुर। लेकिन ये भी जान लीजिए, सिर्फ नोएडा और हमीरपुर ही नहीं, आगरा, उन्नाव, औरैया जैसे भी जिले हैं जहां वैक्सीन कम है। ऐसे में वैक्सीन का संकट भी गहराया है। आप देखिए और समझिए, टीकाकरण उत्सव के रूप में कोरोना से बचने का एक और जरिया टीका, वो भी स्वदेशी। लेकिन ऐसे में अगर टीके की कमी, वैक्सीन की कमी होती है तो सवाल उठने लाजमी है। अभी तक आपने थाने में मुजरिम देखे होंगे, पुलिस वाले देखे होंगे, परेशान लोगों को फरियाद लाते देखा होगा। लेकिन झांसी कोतवाली की जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो इन सबसे जुदा है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण और गले में माला पहने खड़ा ये जोड़ा, देखने में तो ये सब कुछ किसी मंदिर का नजारा लग रहा है, लेकिन इस जगह की हकीकत हैरान करने वाली है। न ये कोई मंदिर है और न ही ये किसी शादी का भंडार, बल्कि ये है झांसी की कोतवाली। और मंत्र पढ़ने वाला शख्स भी कोई पंडित नहीं, बल्कि खुद कोतवाल है। जी हाँ, वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शादी की तस्वीरें झांसी कोतवाली की हैं। हाँ, माँ बाप खिलाफ थे, इन लड़की के माँ बाप खिलाफ थे। ये किस समाज की है? ये सर धोबी, सर रजक, धोबी, सर बर्मा कोरी। पुलिस में कब आई थी आप? सर आज आई थी, दोनों साथ में आई थी क्या? नहीं सर, मैं पहले आया फिर लड़की आई। पुलिस ने क्या कराया फिर? सर मेरी सुरक्षा, पुलिस ने अपनी सुरक्षा दी मुझे और सपोर्ट दिया, और पुलिस की निगरानी में मेरी शादी की गई। दरअसल नंदनी और सुरेंद्र वर्मा नाम का ये युवा जोड़ा शनिवार को झांसी कोतवाली पहुंच गया। वहां मौजूद कोतवाल से अपनी व्यथा बताई कि दोनों आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुके हैं। दोनों बालिग हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके घर वाले शादी के खिलाफ हैं। दोनों का दर्द कोतवाल देवेश शुक्ला ने समझा और तुरंत ही कोतवाली एक मंदिर में तब्दील हो गई। कोतवाली में मौजूद पुलिसकर्मी बन गए बाराती और खुद कोतवाल देवेश शुक्ला पुजारी की भूमिका में आ गए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को वरमालाएं पहनाई और कोतवाली में शादी की। वाले खिलाफ थे, इसलिए मैंने पुलिस की सहायता से मैंने शादी की है। आपकी शादी थाने में हुई है? नहीं, पहले मेरी आर्य समाज से हुई थी, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे पुलिस ने क्या कराया? मेरी शादी कराई है फिर दोबारा। कोतवाल देवेश शुक्ला ने दोनों परिवारों को भी कोतवाली बुलाया और घर वालों के सामने ही कोतवाली परिसर में लड़का लड़की ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इसके बाद लड़के वाले खुशी खुशी अपनी बहू को लेकर गए। हालांकि लड़की की मां इस शादी का विरोध करती दिखी। झांसी से एबीपी गंगा के लिए चंद्रकांत की रिपोर्ट। शांति शांति।
बड़ी खबर, आगरा कैंट स्टेशन पर भी कोरोना की मार है। 47 सैंपल में से 11 यात्री कोरोना पॉजिटिव हैं। रैपिड एंटीजन टेस्ट से जब रिपोर्ट आई उसके बाद हड़कंप की स्थिति है। रैपिड एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव आए लोगों का अब RT-PCR कराया जाएगा। यात्री फिर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल अभी भी नहीं रखा जा रहा है, जबकि परिस्थिति यह है कि उन्हीं लोगों के साथ जिन्हें देखकर शायद पता न लगा पाए कि जिनके साथ आए हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं कि नहीं हैं। सैंपल लेने पे कम से कम रैपिड एंटीजन टेस्ट में 11 लोग पॉजिटिव आए हैं। अब इनका RT-PCR टेस्ट होगा, जिसके बाद और भी स्पष्ट हो जाएगा कि इनके इन्फेक्शन की कौन सी स्टेज है। तो आगरा में गंभीर स्थिति है। आए दिन जो आंकड़े बताते हैं उसमें जान लीजिए ये अब तक के सबसे ज्यादा मरीज मिलने की खबर है।